Good morning, student. Today I will start resonance structure. What is resonance and what is resonance structure? Resonance is the physical word. From the physics you can understand very well. In physics you will learn resonance frequency. When two bodies have the same type of frequency, okay, suppose you are beating on a table, another person is also beating on table with the same frequency, means due to the beating same type of frequency is produced, then it is very impossible to understand the which frequency is of the which person. Such frequencies are known as resonance frequency, which are very identical and undifferentiable. Similarly, sometimes there are some compounds or molecules whose structure cannot be conformally determined by their parameters. Okay, or you can not say which one is the एक्चुअल स्ट्रक्चर. फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी. अगर दो चीज़ों से सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है साउंड की, तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये नहीं पता लगता है. इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और जब दो फ्रीक्वेंसियाँ आपस में मिल जाती है तो फोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है. ये फिजिक्स में पढ़ेंगे. वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका हम सिंगल लिविस स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं. सिंगल लिविस स्ट्रक्चर से उनको डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है. अब एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ ओजोन को लेते हैं. ओजोन की कंडीशन क्या है? ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के बीच में है, तो हमने कहा डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है. तो हम किसको एक्चुअल स्ट्रक्चर माने, कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? इसका मतलब कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो इन दोनों के बीच में है, और वो जो दोनों के बीच में है वही क्या है, रियल स्ट्रक्चर उसका है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है. ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. ओके, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को इससे देख सकते हैं. ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पे इसके इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड है 121 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर. ओके, और इसके बाद यहाँ पे वापस हमने कहा कि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, तो हमने डबल बॉन्ड इधर बनाया, तो सेम कंडीशन है. अब इसमें हम ना तो ये कह सकते हैं कि ये रियल स्ट्रक्चर है, ना तो ये रियल स्ट्रक्चर है. सेम फ्रीक्वेंसी की तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है लगभग, केवल डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है. तो हम जानना चाहते हैं कि कौन सा रियल स्ट्रक्चर है. वो रियल स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर दो हमें मिले ओजोन के, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. ओके, अच्छे से बात समझ में आ गई होगी. ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. ओके, अब ये रेजोनेंस समझ में आ गया. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस was introduced to deal with the what? It was introduced to deal with the type of difficulty experienced in the depicting accurate structure of a molecule. Okay, किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट डाला गया कि पता करने के लिए कि किस लेवल की डिफ़िकल्टी है एक्यूरेट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में.
according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot be described a molecule accurately, a number of structures are structured with the similar energy, position of the nuclei, and bonding and non-bonding pair of electron are taken as the canonical structure of the hybrid. And hybrid structure describe the molecule accurately. तो कहने का मतलब ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है कब लागू होता है, जबकि कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ल्यूइस स्ट्रक्चर जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम होती है, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है और उन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, these are the resonating structure or canonical structure, you can say canonical structure, and this one is the resonance hybrid. These two have the equal energy, okay, but this resonance have the more energy than the single structure, okay। तो यहाँ पे जो इन दोनों की एनर्जी है वो आइडेंटिकल है, सेम है, और ये जो एनर्जी है वो इनसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम यहाँ कार्बोनेट को देखते हैं कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, हम कार्बोनेट आयन है, इसके 3 स्ट्रक्चर है यहाँ पे। कार्बोनेट आयन में 2 ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 के। अब हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज यहाँ हो गया। तो हमने एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया और निगेटिव चार्ज यहाँ बना दिया। अब इसके बाद हमने कहा नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, तो हमने डबल बॉन्ड इधर कर दिया, निगेटिव चार्ज। तो ये सारा क्या हो गया, ये सब 1 2 3 जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, या कह सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ होगा, इन सारे स्ट्रक्चर के बीच में होगा। यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन कब बनता है, जब 2 p ऑर्बिटल, हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप अगर हम 10th में बताया गया है कि अगर कोई p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओके। और अगर p ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं, ओके, तो इस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बन गया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया। अब ये पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव कर रहा है चारों तरफ। इसका मतलब अगर हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा कि ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन सबके पास इक्वली है, इधर भी है और इधर भी है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया रेजोनेंस का। अब ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हैं स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, दोनों जो बॉन्ड हैं वो दोनों बॉन्ड कैसे हैं, वो दोनों बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड बने हैं, सपोज इस तरह से। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है और डबल बॉन्ड इधर है। एक अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर सपोज कि हमने एक ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से, देखिए ये पहला स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया था, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को दे दिया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया। अब इस तरह का बॉन्ड बना और यहाँ पे वापस ये प्लस चार्ज, जो प्लस चार्ज यहाँ पे, उस प्लस चार्ज को हमने पहले वाले ऑक्सीजन पे कर दिया और माइनस चार्ज नेक्स्ट वाले पे कर दिया। तो ये इसका रेजोनेंस हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ये इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इनको हम बोलते हैं। अब जो रियल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है, इन तीनों के बीच में। ओके। अब हम क्या कह सकते हैं जनरल वे में, जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी उतनी लो होगी। ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देता है। एंड एज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल्स। रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो लेस हो जाती है किससे, सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी से। ओके। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रेजोनेंस रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज होल। वहाँ पे एवरेज हो जाता है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो कह सकते हैं कि जो एनर्जी है O3 की, रेजोनेंस हाइब्रिड की, वो लेस देन क्या है, पहले और दूसरे स्ट्रक्चर से। लेकिन कुछ यहाँ पे मिसकंसेप्शंस हैं। यहाँ पे क्या है, मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द रेजोनेंस। रेजोनेंस को लेकर के कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्यों है, कैसे है, ये भी हम बताते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या है मिसकंसेप्शन। रेजोनेंस को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट है, उसे हमें दूर करना है। ये रिमेंबर करना है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, molecule does not exist for a certain fraction of time in a one canonical structure and for other fraction time in other canonical structure, and there is no much equilibrium between the canonical forms. And last one is the molecules such as a single structure which are resonance hybrid of the canonical form which cannot be such as depicted by the single Lewis structure. अब यहाँ पे क्या है, सम मिसकंसेप्शंस हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि जो कैनोनिकल फॉर्म होता है वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है।
ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए हमने कहा कि ये अब किसको हम सही मानेंगे, कौन सा सही है, यानी जो बीच में इन तीनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो सही है। और नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि जो मालिक्यूल हैं कुछ फ्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट करते हैं किसी एक शेप में, इस शेप में या इस शेप में, इस शेप में, तो ये कुछ फ्रैक्शन के लिए स्ट्रक्चर जो है शेप ऐसा नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन फ्रैक्शन। कुछ ऐसा नहीं है कि एक फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे है, एक फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं है। सच इक्विलिब्रियम इन कैनोनिकल फॉर्म वी हैव बिटवीन द टॉटोमेरिक फॉर्म, जैसे कीटोइनॉल होता है, हम लोग को टॉटोमेरिज्म पढ़ा होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई फिक्स इक्विलिब्रियम नहीं होती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होती है, मगर यहाँ कीटोइनॉल में इक्विलिब्रियम तो होती है, मगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होती है। और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे सिंगल बॉन्डेड या सिंगल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, विच इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म एंड विच कैन नॉट बी सच। जो हमने यही बता दिया कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं ये तीनों, इन तीनों के बीच में हाइब्रिड है। अब उसे हम इमेजिन कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट द रेजोनेंस हो गया। अगर रेजोनेंस समझ में नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। नेक्स्ट हम आते हैं पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड की बात करते हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स कैसे, पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। सपोज दिस वन इज द पॉजिटिव पोल एंड दिस वन इज द नेगेटिव पोल, ओके। तो दिस वन इज द पोलैरिटी, ओके। लेकिन पोलैरिटी कहाँ पे आएगी, कैसे बनेगी, वो यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना किसके बीच, होमोन्यूक्लियर के बीच में, हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। अब इनके बीच शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ये एक एटम है फ्लोरीन का, ये दूसरा एटम है फ्लोरीन का, ओके। तो यहाँ दोनों के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, जीरो पोलैरिटी है, ओके। अब इसके बाद जहाँ पे पोलैरिटी है उस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पोलैरिटी नहीं है, जहाँ पे हमने बता दिया कि आइडेंटिकल न्यूक्लियाई हैं, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोरीन का, सपोज ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, और ये नेक्स्ट फ्लोरीन है, ये नेक्स्ट फ्लोरीन है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में रहेगा बिटवीन टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, बिटवीन टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो सच बॉन्ड्स सो फॉर्म इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। मीन्स कह सकते हैं कि अगर होमोन्यूक्लियर हैं तो वहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे पोलैरिटी हो सकती है। इसमें क्या होगा कि जैसे हम एग्जांपल के रूप में यहाँ हाइड्रोजन हमने ले लिया, दिस वन इज द हाइड्रोजन, और दूसरा हमने फ्लोरीन ले लिया। अब फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लिया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। मीन्स जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से हो गया, एंड दिस स्ट्रक्चर बिकम दिस, लाइक दिस,
ओके। तो यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पोलैरिटी कम हो गई क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड में आ गया। तो अब यहाँ हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, बस इलेक्ट्रॉन पुश हो गया है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ओके, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक पोल बन गया, यहाँ पे पोल बन गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया और ये नेगेटिव पोल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? डाईपोल। दिस इज कॉल्ड डाईपोल। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट हुआ? इधर के साइड में। तो डायरेक्शन ऑफ डाईपोल क्या हो गया? ये हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोल। ओके। अब इस तरह से जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डाईपोल पाया जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा वहाँ पे डाईपोल पाया जाएगा, जैसे कि हमने HF के अंदर देखा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर between the two atoms get displaced toward the more electronegative fluorine, since fluorine is electronegative. Okay, तो more it means what? Hydrogen have a partial positive charge and fluorine have partial negative charge. This one is known as the polar covalent bond. This one is the known as polar covalent bond. Okay, as a result of polarization, you can say here is the polarization. Here is two poles, one is negative pole, one is positive pole. Therefore molecule possess dipole moment. Dipole moment. Okay, what is the dipole moment? Dipole moment is a physical quantity defined as the product of the magnitude of charge and the distance between the two atoms or two centers of the positive and negative charges. Okay, it is denoted by mu. मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और इसके पास माइनस क्यू चार्ज है फ्लोरीन के पास। ओके, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस d है। अब ये दोनों चार्ज सेम है, प्लस क्यू चार्ज की जो वैल्यू है इक्वल है, प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू इक्वल है, q इज इक्वल टू माइनस क्यू। ओके, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू एनी चार्ज, वी विल टेक एनी चार्ज, इक्वल टू क्यू इंटू डी। ओके, this way you can calculate the dipole moment. Okay, this is the dipole moment and its unit is d by, and 1 d by is equal to 3.33564 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. C for coulomb, it is the electrical unit, and M for meter. Okay, so dipole moment is the vector quantity, you have to remember that, and by convention it is depicted by the small arrow and the tail on the negative center and head on the
pointed toward the positive center. Okay, here is wrong one thing. This show the direction of movement of electron. Okay, but if you have to draw the structure of dipole moment, if you have to draw the structure of dipole moment, then the dipole moment direction is this. Okay, this is the direction. This is the dipole moment direction, but shifting of electron is taking place from hydrogen to fluorine. Okay, here electron is shifting from hydrogen to fluorine. Therefore here is plus and here is minus. Okay, it is represented by cross arrow. Okay, this arrow is the symbolizes the direction of shift of the electron density in the molecule. Okay, cross arrow is the opposite to the conventional direction of the dipole moment. Everywhere you can say, you can take the example of polyatomic molecule. In case of polyatomic molecule, dipole moment is not only depend upon the individual dipole moment, but known as the bond dipole moment, but also on the spatial arrangement. कहने का मतलब है कि जहाँ मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल पर यहाँ पे देखें हम ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साइड में, हाइड्रोजन से इधर भी शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साइड में, तो अब टोटल जो डाइपोल मोमेंट होगा कुछ रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स के, यानी इन डाइपोल्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे जैसे ये शो किया है, ओके, ये आता है डाइपोल मोमेंट, एंगल है सॉरी। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट 6.17 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर आएगा। ओके, ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आया नेट। इसी तरह से अगर हम यहाँ बेरियम फ्लोराइड में देखेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसके फ्लोरीन के पास, इधर बेरिलियम से शिफ्ट हो रहा है फ्लोरीन के पास, तो अब इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की डायरेक्शन इधर है, इधर है। अब ये दोनों का अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर हमने माइनस ले लिया, इधर हमने प्लस ले लिया, दोनों इक्वल है, अगर मिला देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ द बेरियम फ्लोराइड इज 0, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। 2 इक्वल एंड डाइपोल मोमेंट्स पॉइंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसिल आउट द इफेक्ट। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड के केस में। अब यहाँ बोरान ट्राईफ्लोराइड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आता है हम ये देखते हैं। पहले तो यहाँ बोरान से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, इस बोरान से इधर शिफ्ट हो रहा है, इस बोरान से शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये डाइपोल्स के डायरेक्शन क्या है, बोरान से अवे हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है और ये तो अपोजिट है, तो रिजल्टेंट डाइपोल जो है इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेट 0 आ गया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर अमोनिया का, फटाफट अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमोनिया के स्ट्रक्चर में क्या है देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड द नाइट्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजन।
अब नेट डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. Thus here is some dipole moment. Here is the dipole moment is the 4.9 into 10 to the power minus 30, because this one will be sum up with this one, because this is the resultant dipole moment of these two, and this is the dipole moment which will be added with this one. Therefore here is the dipole moment sum. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, सारे डायरेक्शन नाइट्रोजन के साइड में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये हो गया और इसका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड अप कर देंगे तो कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा. लेकिन अगर हम ट्राईफ्लोराइड के केस में देखेंगे, यहाँ पे ट्राईफ्लोराइड का अगर केस लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है नाइट्रोजन से फ्लोरीन के साइड में, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है नाइट्रोजन से फ्लोरीन के साइड में, यहाँ भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन के साइड में. अब क्या देखेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, और इसका रिजल्टेंट इस साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हमें कम डाइपोल मोमेंट मिला इसके कंपैरिजन में. तो अब यहाँ पे हमने देख लिया दो डिफरेंट हैं, दोनों की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. जहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वेरी लेस आ रहा है देन द अमोनिया. ओके, और इस तरह से जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव द सेम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर्स and ionic bonds are also have the partial covalent character. ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रूल ऐसे आते हैं कि जहाँ पे देखते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ पे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, लेकिन कुछ ऐसे भी आयनिक बॉन्ड भी होते हैं जहाँ पे पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज डिस्कस्ड बाय द फाजान रूल. This one is the discussed by the Fajan rule. Okay, I will discuss this topic in next. I hope आज डाइपोल मोमेंट सबको समझ में आ गया होगा कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है. इसे म्यू से डिनोट करते हैं, और ये चार्ज इनटू डिस्टेंस आर यू कैन से बॉन्डलेस को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं. और डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन देखते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव के साइड में एरो होता है, जो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रांसफ़र हुआ है. और जहाँ भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर हम मल्टी मॉलिक्यूलर या पॉलीएटॉमिक में देखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाजान रूल क्या है, कैसे आयनिक कैरेक्टर आ जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, और कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है आयनिक, कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है आयनिक कंपाउंड में, और कैसे आयनिक कैरेक्टर आ जाता है कोवेलेंट कंपाउंड में फाजान रूल के आधार पे. Thank you for watching video.